नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन चौधरी और मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ यूपीएससी टॉक्स पे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज अपन जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है पूरे संविधान का निचोड़ है, यानी कि इस प्रस्तावना का ही विस्तृत रूप जो है हमारा संविधान है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो दोस्तों, पहली लाइन जो है हमारे संविधान की कुछ इस प्रकार से है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पहली लाइन ये है कि हम भारत के लोग, यानी कि भारत के लोग ये वादा करें। अब दोस्तों, सोचने की बात है कि भारत के लोग कहाँ से आगे बीच में। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे संविधान के निर्माता जो थे वो एक संविधान सभा के मेंबर थे, ठीक है। और संविधान सभा के सभी सदस्य भारत की जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, ठीक है। तो संविधान सभा के सदस्य भारत की जनता की ओर से वादा कर रहे हैं, या इनडायरेक्ट रूप से भारत की जनता ये वादा कर रही है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब दोस्तों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हो गया। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यह होता है कि भारत अब ब्रिटेन या किसी अन्य देश का डोमिनियन नहीं है, यानी कि भारत अब जो है किसी देश के नीचे रहकर काम नहीं करेगा। भारत अपनी देश की सीमाओं के अंदर और देश की सीमाओं के बाहर डिसीजन लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, बिना किसी दबाव के, ठीक है। नेक्स्ट अपन दोस्तों बात करते हैं समाजवादी, ठीक है। तो दोस्तों, समाजवादी ये शब्द जो है भारत की संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप में नहीं था, ठीक है। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के थ्रू जो है भारत की प्रस्तावना में जोड़ा गया। अब दोस्तों, समझते हैं समाजवाद का मतलब क्या है, सोशलिज्म का मतलब क्या होता है। दोस्तों, समाजवाद का मतलब होता है कि जितने भी जो संसाधन है उनको उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। सबको समान रूप से वितरित करना है, ये समाजवाद की एक बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। अब दोस्तों, बात करते हैं समाजवाद भी दो प्रकार का होता है। एक होता है साम्यवादी समाजवाद, दूसरा होता है लोकतंत्रात्मक समाजवाद, ठीक है। साम्यवादी समाजवाद की दोस्तों बात करते हैं तो साम्यवादी समाजवाद जो है उसमें पूर्ण रूप से सभी चीजों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है और निजीकरण का, प्राइवेटाइजेशन का पूर्ण रूप से उन्मूलन हो जाता है। प्राइवेटाइजेशन पूर्ण रूप से वहां पे खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों, भारत में कुछ विशेषताएं, भारत में कुछ जो है व्यवस्था इस प्रकार से है। भारत में लोकतंत्रात्मक जो है समाजवाद है, यानी यहाँ पे राष्ट्रीयकरण और निजीकरण दोनों साथ में मिलकर जो है भारत की गरीबी और असमानता को दूर करने का जो है प्रयत्न करते हैं, प्रयासरत हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पंथ निरपेक्ष। दोस्तों, पंथ निरपेक्ष ये शब्द भी जो है भारत की मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसको भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के थ्रू भारत की संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, ठीक है। अब दोस्तों, पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब जो है होता है यानी कि सेक्युलरिज्म, ठीक है। भारत एक सेक्युलर कंट्री है, ठीक है। सेक्युलर कंट्री का मतलब ये हो गया भारत का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, ये विशेष धर्म नहीं होगा, यानी भारत जो है किसी एक धर्म की ओर झुका नहीं रहेगा। भारत की जितनी भी जो नीतियां या कानून बनेंगे वो किसी एक धर्म को ध्यान में रखते हुए नहीं बनेंगे, यानी कि भारत सरकार को भारत की सीमा के अंदर रहने वाले सभी जातियों, सभी धर्मों को ध्यान में रखते हुए अपने नीति, नियम, कानून, कायदे बनाने होंगे। वह किसी भी पक्ष का, किसी भी धर्म का उपेक्षा या अपमान नहीं कर सकते, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि भारत देश का कोई एक धर्म नहीं होगा, भारत सभी धर्मों का जो है सम्मान करेगा, ठीक है। नेक्स्ट शब्द आता है दोस्तों लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब दोस्तों, लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द को समझने से पहले अपन को समझना होगा लोकतंत्र क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, ठीक है। दोस्तों, लोकतंत्र में दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको छोटी सी एक डेफिनेशन देना चाहूंगा लोकतंत्र की। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, ठीक है। अब जनता का शासन पे दो प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि जनता खुद वहां पे फैसले करती है, डायरेक्ट, ठीक है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब ये होता है कि वहां पे जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और ये प्रतिनिधि आगे जाकर जो है सरकार, जनता के फैसले या जनता की बातों को आगे तक रखते हैं, ठीक है। भारत में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसको प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है, ठीक है। और जिस देश में लोकतंत्र होता है वहां की राज्य व्यवस्था दो प्रकार की होती है, या तो राजशाही व्यवस्था होगी या गणतंत्रात्मक व्यवस्था होगी। राजशाही व्यवस्था का मतलब ये होता है जैसे कि ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में का मुख्य जो है वो राजशाही है, यानी ब्रिटेन ब्रिटिश क्राउन है, ठीक है। वहां का ताज जो है, वहां का राजशाही जो व्यवस्था है,
ठीक है, वो वंशानुगत होती है, यानी वहाँ का मुखिया जो होगा वो वंशानुगत होगा, ठीक है। लेकिन भारत में जो है कुछ विशेषताएं अलग है, कुछ व्यवस्थाएं अलग है, ठीक है। भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया गया, यानी कि भारत का जो प्रेसिडेंट होगा वो भारत की जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, जैसे कि हमारे रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, हमारे राष्ट्रपति जी, वो भारत की जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक जो अपना पढ़ा है वो कुछ इस प्रकार से है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मतलब क्या होता है? दोस्तों सबसे पहले आप समझते हैं कि सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस क्या होता है। तो दोस्तों सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि हमारे समाज के वो वर्ग जो पिछड़े हैं, ठीक है, जो समाज की मुख्य धारा में नहीं है, ठीक है, तो सरकार कुछ ऐसे कदम उठाएगी, ठीक है, जिससे उनको समाज की मुख्य धारा में लाकर खड़ा किया जा सके। जैसे कि रिजर्वेशन, हमारे संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वो इसी सामाजिक न्याय को, सोशल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए की गई, ताकि जो पिछड़े हुए वर्ग है उनको समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब है दोस्तों कि प्रॉपर्टी, जैसे प्रॉपर्टी है, सोर्स ऑफ इनकम है, सबकी जो है बराबर व्यवस्था करनी। जैसे भारत का जो गरीब वर्ग है, तो भारत सरकार कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करेगी जिससे कि उनको सोर्स ऑफ इनकम जो है बराबर आ सके, वो गरीबी या भूखमरी से ना मरे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत में जो है पूरे भारतवर्ष में मनरेगा कार्यक्रम चल रहा है, जो कि गरीब लोगों को आय मुहैया करवाता है, ठीक है। रिसेंटली मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा कि कोरोना काल में भी मनरेगा में हमारे भारत के जो गरीब वर्ग है उनको सोर्स ऑफ इनकम उपलब्ध होता रहा है मनरेगा कार्यक्रम के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करना चाहूंगा दोस्तों के राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस। दोस्तों पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि समाज में सभी को वोट डालने, सभी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। दोस्तों इसमें भी जो है राजनीतिक न्याय के रूप में महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया गया, जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था में। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% का आरक्षण है, और अगर पार्लियामेंट की बात करें तो वहां पे 1/3 की रिजर्वेशन की व्यवस्था है महिलाओं के लिए। तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं जो राजनीति में भागीदारी करने में कहीं ना कहीं हिचकिचाती हैं इस पुरुष प्रधान देश में, ठीक है, पुरुष प्रधान समाज में, ठीक है, तो उनके लिए एक अलग व्यवस्था की गई है ताकि वो जो है मुख्य धारा में आ सके और समाज में महिलाओं के मुद्दों को आगे रख सके, ताकि जो है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, सबको बराबर जो है न्याय मिल सके। इसलिए जो है कहीं ना कहीं दोस्तों ये राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, ये कहीं ना कहीं जो आपस में इंटरलिंक है। नेक्स्ट अपन दोस्तों बात करते हैं कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। दोस्तों ये सभी स्वतंत्रता है जो हमारे फंडामेंटल राइट के रूप में अपन को भारत के संविधान में उपलब्ध कराई गई है। दोस्तों विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये आर्टिकल 19 में दी गई है, और धर्म की स्वतंत्रता जो है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता जो है, ये हमें आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 में दी गई है, जिसमें हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी भगवान को पूज सकते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है। पूर्ण रूप से अपन जो है किसी भी धर्म को अपनाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। और अगर आपको आपकी इन स्वतंत्रताओं से अगर आपकी इन स्वतंत्रताओं को छीना जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, तो सुप्रीम कोर्ट आपका रक्षक है इन फंडामेंटल राइट का, ठीक है। जो अगर आपका उल्लंघन होता है, ठीक है, इन फंडामेंटल राइट का अगर आपका उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आएगा और आपको फंडामेंटल राइट वापस आपको जो उपलब्ध कराए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों प्रतिष्ठा और अवसर की समता। दोस्तों ये भी जो है हमारे फंडामेंटल राइट में उपलब्ध कराई गई है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। इसमें 15 और 16 जो है आरक्षण की व्यवस्था करते हैं, रिजर्वेशन की व्यवस्था करते हैं, जो कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की अवधारणाओं को भी पूर्ण रूप से सिद्ध करते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आर्टिकल 17 जो है वो अछूत और अस्पृश्यता को हमारे समाज से खत्म करने का प्रावधान करता है, ठीक है। और आर्टिकल 18 जो है कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो उपाधियां थी, जैसे महाराजा, राजाधिराज, ठीक है, इन सबको खत्म करके सोशल जस्टिस की अवधारणा को इक्वल सबको लाकर जो है सोशल जस्टिस की अवधारणा को स्थापित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों
कि तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। अब दोस्तों बंधुता ये सब भी जो है 42वीं संविधान संशोधन 1976 के थ्रू भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। अब दोस्तों बंधुता अपन को कौन सी बढ़ानी है? ठीक है, बंधुता अपन को वो बढ़ानी है जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूंगा। जैसे भारत में नक्सलवाद है, नक्सलवादी है, ठीक है, तो बंधुता उनमें भी है, भाईचारा उनमें भी है, लेकिन उनमें राष्ट्रवाद और एकता और अखंडता की भावना नहीं है। ठीक है, तो अपन को वैसी एकता वैसी बंधुता नहीं चाहिए। अपन को बंधुता कौन सी चाहिए? अपन को बंधुता वो चाहिए जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कर सके। ठीक है, तो सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए और दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया था। तो दोस्तों ये थी प्रस्तावना के कुछ जो शब्द है, टेक्निकल वर्ड्स थे, उनकी कुछ व्याख्या अपन ने की है। दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे जो ये प्रस्तावना है ये हमारा भारत के संविधान का भाग है या नहीं है, और इसके लिए क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट रहे हैं अभी तक। ठीक है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।